हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी के डिमांड पर, आप सभी के बहुत ज़्यादा कहने पर हम लेकर के आए हैं इंग्लिश में मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़ को। आपके आज हम केवल और केवल 3 सेंट्रल आइडिया देखेंगे और भैया आपको हम बता दें, ये 100 में 100% वाला टॉपिक होता है। देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हम कह सकते हैं हाँ आएगा, नहीं भी आ सकता। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है सेंट्रल आइडिया का, ये 100 में 100% गारंटी है कि आज के इस वीडियो से मिलना है। ठीक। और आपको बता दें, जो सेंट्रल आइडिया वाला भैया ये पोर्शन है 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, इसीलिए हमेशा बोलते हैं भैया कि जाओ तो चाहे जहां, याद करोगे वहां। चाहे जहां जाओ, हमेशा मोनू सर को याद करोगे, क्योंकि भैया हम इतने सिंपल तरीके से आज आपको सेंट्रल आइडिया देने वाले हैं कि रटने की जरूरत नहीं है। और हमेशा बोलते हैं कि रटाना हमारी फितरत में नहीं, बस एक बार आपको देखने की जरूरत है और पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सेंट्रल आइडिया आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में 3 सेंट्रल आइडिया को। ठीक, किसी सेट में तो 3 के तीनों आ जाते हैं, किसी में 2 मिलेगा, नहीं तो एक तो 100% मिलना ही है। ठीक, इसलिए बता दे रहे हैं भैया ये पूरा 100% वाला टॉपिक होता है सेंट्रल आइडिया का। तो इसमें सबसे पहले हम जो सेंट्रल आइडिया देखेंगे, माई मदर एट 66। सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव। सेंट्रल आइडिया वो होता है कि जो पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको थोड़े शब्दों में लिख देना होता है। ठीक है, जैसे आपने वहां पर पढ़ा है हिंदी में, जो आपका कहानी में आता है ना, सारांश, उद्देश्य, तो यहां वैसे केंद्रीय भाव लिखना होता है। तो केंद्रीय भाव में भैया हमने बताया ना, पूरे चैप्टर का निचोड़ लिखना होता है कि इस चैप्टर में, इस कविता में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ कवि है या कवित्री है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए पहला माई मदर एट 66। भैया ये पोयम क्या है कि इसमें कमला दास जो कि इसकी कवित्री हैं, वो स्वयं को ही एक पात्र के रूप में यहाँ पे दर्शाती हैं। इनकी माताजी अत्यंत बूढ़ी हो चुकी हैं और अब क्या है, माता के प्रति उनकी क्या फीलिंग्स होती है, क्या कुछ वो माँ के प्रति सोचती हैं, वो सब कुछ ही इस केंद्रीय भाव में लिखा जाता है। चलिए देखते हैं बबुआ, रटना नहीं, फिर से बता दे रहे हैं, बस समझने की जरूरत है। ठीक भैया, तो द पोयम माई मदर एट 66 यानी इनकी माता जी 66 वर्ष की हो चुकी हैं, इज कंपोज्ड बाई कमला दास। ये जो कविता है माई मदर एट 66, प्यारे बच्चों, ये कमला दास के द्वारा कंपोज्ड है, मतलब रचित है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि दिस पोयम शोस द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। ये कविता क्या है, ये कविता कवित्री के माँ के खोने के भय को बताता है। ठीक, यही तो कह रहा है, सोच या दिखाता है, द फियर मतलब डर को, लॉसिंग हर मदर यानी उनके माँ के बिछड़ने का। ये जो कविता है उनके माँ के बिछड़ने के डर को दिखाता है। ठीक, आगे लिखना है बबुआ कि हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, यानी उनकी जो माता है, किसकी, कवित्री, किसकी भैया, कमला दास। तो कमला दास की जो माता जी हैं, इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल वर्ड्स का प्रयोग किया गया है बच्चों। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से मिलाइए, बुक से मिलाइए, आपको एकदम यूनिक, एकदम सिंपल मिलेगा। ठीक है भैया, तो यहां पर वही कह रहा है कि उनकी जो माता जी हैं वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। सो इसलिए द पोएटेस फील्स, कवित्री जो है महसूस करती है, दैट हर मदर विल पास अवे सून, कि उनकी जो माता जी हैं यानी वो अब जल्द ही गुजर जाएंगी। इसमें कवित्री भैया क्या है, यहां पे कह रहा है कि उनकी माता जी हैं जो वो लास्ट स्टेज पर हैं, बोले तो अब वो अंतिम दिनों में हैं। ठीक, वो अत्यंत बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए वो क्या है, महसूस करती हैं कि अब जल्द ही उनकी माता जी यानी जल्द ही हमारी माता गुजर जाएंगी, ऐसा कवित्री महसूस करती हैं।
आगे लिखेंगे बच्चों कि पोएटेस गेट स्केयर्ड, जो कवित्री हैं वो डर जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं, ऑफ दिस थॉट, इस विचार से। जब वो ऐसा सोचती हैं, क्योंकि वो अपने माँ को कोचीन एयरपोर्ट के लिए छोड़ने जा रही होती हैं, कार में बैठी होती हैं, अपने माँ को देखती रहती हैं और सोचती रहती हैं। तो यहां पर वही चीज है कि जब भैया पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, जो कवित्री है इस विचार से भयभीत हो जाती हैं, टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, इस विचार से वो जब बाहर निकलकर सी लुक्ड, यानी इस विचारों से, यानी इस विचार से जो सोच रही होती हैं कि अब माता जी बूढ़ी हो गई हैं, जल्द ही गुजर जाएंगी, तो जब इन विचारों से वो बाहर निकलकर सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार, वो जो कार के बाहर देखती हैं, द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी, तो बाहर का जो संसार था, यानी बाहर का जो नजारा था, वो खुशियों से भरा हुआ था। ठीक है, यानी इस विचार से जब वो बाहर निकलकर कार से बाहर देखती हैं, तो बाहर का जो नजारा था वो क्या था, खुशियों से भरा हुआ था, अर्थात समृद्धि से भरा हुआ था। आगे लिखेंगे द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, और जो छोटे छोटे पेड़ थे वो तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। भैया आप जब भी कोई किसी साधन से, किसी वाहन से आप जाओ, तो चारों तरफ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाचते हुए, घूमते हुए लग रहे, मतलब प्रतीत होते हैं। तो वही चीज है कि जो छोटे छोटे पेड़ थे वो तेजी से भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो बच्चे थे वो बहुत ही प्रसन्न लग रहे थे। ठीक, आगे लिखना है कि एट द एयरपोर्ट सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर भैया जब पहुंचती हैं, तो सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वो दोबारा से अपनी माँ को देखती हैं या माँ की तरफ देखती हैं। सी फेल्ड, उन्होंने महसूस किया, पेन, दर्द को, उन्होंने दर्द को महसूस किया। टू लुक एट द कलरलेस फेस ऑफ हर मदर, अपने माँ के बेरंग पड़ गए चेहरे को देखकर। यानी जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो उन्होंने फिर से अपने माँ की तरफ देखा, और जब वो माँ की तरफ देखती हैं तो उनके बेजान या बेरंग पड़ गए चेहरे को देखकर बहुत दर्द महसूस करती हैं। जाहिर सी बात है भैया, इस स्टेज में यानी 66 ईयर कोई ओल्ड हो जाएगा तो चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, और चेहरे की क्या हाथ पैर पूरे शरीर की रौनक चली जाएगी। ठीक है, यानी ऐसा है, शरीर बेरंग हो जाता है, ठीक, पीला पड़ जाता है। तो वही कह रही हैं कि भैया वो क्या है, अपने माँ के बेरंग हो गए मतलब चेहरे को, बेरंग पड़े चेहरे को देखकर दर्द महसूस करती हैं। बट हाइडिंग हर टीयर्स, यानी जब वो देखती हैं तो भैया रोने लगती हैं। अब भाई कोई भी हो, माँ को सबसे प्यार होता है भैया, चाहे वो इंसान हो चाहे अन्य प्राणी हो, सभी को माँ से बहुत प्यार होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही चीज कह रहा है कि बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाते हुए। क्यों छिपा रही हैं भैया, क्योंकि जानती सब कुछ है कि माता जी अब जल्द ही गुजर जाएंगी, लेकिन फिर भी क्या है, वो अपने आंसुओं को छिपाते हुए, द पोएटेस सेड, कवित्री ने कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा अब हम जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, तो क्या कहती हैं कि अम्मा अब हम जल्द ही मिलेंगे। तो भैया देखिए सब कुछ जान रही हैं, लेकिन फिर भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए माता जी से कह रही हैं कि अम्मा हम दोबारा से जल्द मिलेंगे। तो बहुत ही प्यारा सा भैया, ठीक है, बताया ना, 100 में 100% ये पूछा जाना वाला, भाई पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि इसमें फिक्स होता है ना, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान समझिए, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक मैसेज है, भाई माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट करिए, सम्मान करिए, दिन रात पढ़ाई करिए बच्चों, उस मुकाम तक पहुंचिए कि जहां पर माता पिता जिस चीज के लिए बोले आप बेधड़क लाके उनके चरणों में डाल सको, इतना कामयाब आपको बनना है। ठीक है ना, याद रखना। तो यहां पर भैया बहुत ही प्यारा सा ये पोयम है, माई मदर एट, कर लीजिए। हो गया ना, चलिए भैया अगला देखते हैं। अगला है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो है भैया, शांत रहना या चुप रहना। देखिए इसमें जो कवि है वो क्या है, शांत रहने या चुप रहने पर जोर देते हैं कि किस तरह से व्यक्ति शांत मन से या शांत रह करके
अपने कामों को अच्छे तरीके से कर सकता है, यही इसमें बताया गया है कि क्या कुछ वो जीवन में अचीव कर सकता है शांत रह करके। ठीक है, चलिए देखिए लिखेंगे बच्चों कि द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुदा। तो ये पाब्लो नेरुदा के द्वारा रचित क्या है, एक कविता है, क्या, कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना। आगे लिखना है बबुआ कि इट इज अ वेरी सिंपल एंड यूनिक पोयम। ये अत्यंत सरल और एक अद्भुत कविता है। ठीक, इन दिस पोयम, इस कविता में पोएट सेस, कवि कहता है, क्या कहता है, दैट टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट एनी डायरेक्शन। वो कवि कह रहा है कि आज का जो हमारा जीवन है, आज हमारा जीवन हैस्टी यानी वो क्या है, भाग दौड़ से भरा हुआ है, एंड विदाउट एनी डायरेक्शन, और बिना किसी दिशा के है, यानी दिशाहीन है। तो भैया यहाँ पे कहने का मतलब है कि आज हम केवल भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भागे जा रहे हैं, सुबह से शाम बस दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई सही डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज कहा गया है कि आज हमारा जो जीवन है भैया वो भाग दौड़ से भरा हुआ है और बिना किसी डायरेक्शन के, यानी बिना किसी सही दिशा के है। लिखेंगे आगे कि द पोएट आस्क, जो कवि है, आस्क हमको कह रहा है, टू स्टॉप, रोक देने के लिए, यानी हमको वो रोकने के लिए कह रहा है, क्या क्या, वार्स, वार को रोकने के लिए, हेट, नफरत को रोकने के लिए, पॉल्यूशन, क्या, प्रदूषण को रोकने के लिए, किलिंग ऑफ एनिमल्स, जीव हत्या को रोकने के लिए, यानी जानवरों की हत्या को रोकने के लिए, एंड हंटिंग अवर सेल्फ, और स्वयं को नष्ट करने यानी स्वयं को समाप्त करने के लिए। तो भैया कहने का मतलब जो कवि है वो हमको इन सब चीज़ों को रोक देने के लिए कहता है, क्या, क्योंकि आज भाई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा लोग कर रहे हैं, एक दूसरे से भैया बस नफरत घृणा चल रही है, पॉल्यूशन, प्रदूषण, जीव हत्या और साथ में स्वयं को नुकसान पहुंचाना, इन सबको रोक देने के लिए कहता है। आगे कह रहा है भैया, यहां लिखेंगे ही सेस, वह कहता है, अर्थात कवि कहता है, दैट कि अर्थ टीचेस अस अ लॉट, कि पृथ्वी हमको बहुत कुछ सिखाती है, ठीक, बट वी डो नॉट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, लेकिन हम ही जीवन के पर्पस को यानी उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। भाई कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि पृथ्वी हमको बहुत कुछ सिखाती है। जैसे फूल है भैया, भाई खिला हुआ है, ताजगी है, तो कहीं ना कहीं हमको ये संदेश देता है कि आपको जीवन में भी ऐसे महकना है, चहकना है, प्रसन्न रहना है। झरना, नदियां इस हमको ये शिक्षा देती हैं कि निरंतर भैया क्या है, बिना किसी हेजिटेशन को हमको लगातार जीवन में आगे की तरफ बढ़ते रहना है। भाई पहाड़ हमको ये शिक्षा देता है कि हमको इसी तरह से ऊंचाइयों पर जाना है, आकाश को छूना है, बुलंदी को छूना है। तो भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको नेचर बहुत कुछ सिखाता है, ठीक। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि अर्थ टीचेस अस अ लॉट, पृथ्वी हमको बहुत कुछ सिखाती है, बट वी डो नॉट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, लेकिन हम जीवन के पर्पस को नहीं समझ पाते हैं। पोएट सेस, कवि जो है कहता है, दैट एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो, कैन बी सॉल्व्ड, वो हल की जा सकती है, बाई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण के द्वारा। यानी आत्मनिरीक्षण भैया, जब आत्मनिरीक्षण, आत्मनिर्भर बन जाएंगे आप, तो कोई भी समस्या सॉल्व की जा सकती है। देन तभी वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन, तभी हम अपनी दिनचर्या को, तभी हम अपने कार्य क्रियाविधि को या क्रियाकलाप को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वही चीज कह रहा है कि भैया तभी हम क्या है, अपने क्रियाकलाप को सही दिशा में आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। एग्जामिनर बिना सोचे ऐसे बेधड़ाके आपको पूरे नंबर देकर के जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों। अगला देखिए, अगला है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। सब निपटा दे रहे हैं आज ही, कोई दिक्कत नहीं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य की वस्तुएं, कि सुंदरता की, एक्चुअल में सौंदर्य की वस्तुएं कौन हैं, यानी इस भाई हम बात कर लें जीवन में, हमारे जीवन में सौंदर्य की वस्तुएं क्या होती हैं, उनका क्या मोल होता है, ये इस कविता में बताया गया है। लिखना है भैया कि द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स,
कि भैया जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है वो जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज्ड है, यानी रचित है। ठीक है, इनके द्वारा इसकी रचना की गई है। आगे लिखना है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता है टेल्स अस, हमको ये सिखाता है दैट कि ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, आर सोर्स ऑफ, और क्या है, द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, वो क्या है, बड़े ही आनंद और प्रसन्नता की का स्रोत होती हैं। यानी जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो प्रसन्नता और आनंद के क्या है, अच्छे स्रोत हैं। ठीक, यानी कोई भी सुंदर सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो हमको क्या है, अंदर से खुशी प्रदान करने वाली होती हैं। तो यही कह रहा है कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो क्या है, ग्रेट, यहाँ पे कह रहा है जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी आनंद और खुशी का के अच्छे स्रोत होते हैं। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी जो सुंदरता की वस्तुएं हैं, नेवर एंड, कभी नष्ट नहीं होती हैं। यानी सुंदरता की वस्तुएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। देयरफॉर, इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स आर द वर्थ ट्रीजरिंग, इसलिए जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो क्या है, आर वर्थ ट्रीजरिंग, वो संजो कर रखने लायक है। अर्थात जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो एक अनमोल खजाना है, एक अनमोल रतन है। ठीक है, आगे लिखना है कि विथ द पासिंग ऑफ टाइम द स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल। विथ द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ द स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की जो मीठी यादें होती है, मोर बिकम मोर जॉयफुल, और भी आनंददायक हो जाती हैं। मतलब जो सुंदरता की भैया मीठी यादें हैं, समय बीतने के साथ साथ और भी ज्यादा आपको आनंद देंगे। ठीक है, आगे लिखना है कि द क्रिएशन ऑफ गॉड प्रोवाइड अस एनर्जी एंड हैप्पीनेस। द क्रिएशन ऑफ गॉड, ईश्वर की जो रचना है, प्रोवाइड, हमको प्रदान करती है, ठीक, एनर्जी एंड हैप्पीनेस, ऊर्जा और प्रसन्नता। तो जो सुंदरता की वस्तुएं, भाई यहां पे कह रहा है ईश्वर की जो रचना है। अब ईश्वर की रचना क्या है भाई, ईश्वर ने सब कुछ रचा है इस नेचर में। ठीक है, फूल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पहाड़, झरना, सब कुछ ईश्वर की रचना है। तो वहां पर वही कहा गया कि ईश्वर की जो रचना है हमको एनर्जी और क्या है, हैप्पीनेस, यानी खुशी का एहसास कराती है, यानी खुशी प्रदान करती है। फिर आगे कह रहा है थिंग्स, जो वस्तुएं हैं अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, मेक अस फील हैप्पी, वो हमको खुशी का अनुभव दिलाती हैं। यानी जो हमारे चारों तरफ वस्तुएं हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम अपने चारों तरफ जिन वस्तुओं से घिरे हुए हैं वो सभी हमको क्या है, वास्तव में प्रसन्नता देती हैं, यानी खुशी का एहसास दिलाती हैं। तो इस तरीके से भैया आपको ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया लिख देना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज के ये तीनों सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नोट्स बना लेना भैया, इसको नोट कर लेना, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको दिया है। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।